class, today the topic of our discussion or the theories that we are going to discuss is Robert King Merton. First of all, moving towards our first slide, we have to see that Robert King Merton talked about functions, dice functions, नॉन फंक्शनल और इसके अलावा नेट बैलेंस के भी उसने जिक्र किया था. तो व्हाट आर दीज थिंग्स? First of all, we have to see the definition of functions. Functions are the observed consequences which make adaptation or adjustment of the given system. Means जो system एक smoothly run कर रहा होता है उसका of course according to structure functionalism एक specific structure होता है और वो कोई ना कोई function भी perform कर रहा होता है. तो Robert King Merton जो था he also belonged to structure functionalism and he was the contemporary theorist. So he talked about the functions of any system. तो किसी भी system में functions are very important और उसको उसने नाम दिया था as you can see the observed consequences which make adaptation or adjustment. ये ऐसे consequences और observed consequences होते हैं जो आपको किसी भी system में adapt या adjust करवाते हैं. तभी कहा जाता है कि smooth functioning of any system. जैसे कि किसी educational system में अगर आपका बहुत ही अच्छा सिस्टम है जैसे लम्स का है या कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का है या किसी और यूनिवर्सिटी का है, लीड्स यूनिवर्सिटी का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, उधर जो उनके टारगेट्स एंड गोल्स हैं वो उसको मीट कर रहे हैं, दुनिया की टॉप मोस्ट रैंकिंग में वो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और इसका मतलब ये है कि उन्होंने एजुकेशनल जो ग्लोबल सिस्टम है उसमें अपने आप को अडेप्ट और एडजस्ट करवाया है. दैट्स वाई दीज आर द ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेज. और आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप जाएंगे तो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड पता चलेगा. ये नहीं है कि ये अनऑब्जर्व चीज़ है, कोई हिडन चीज़ है, कोई लेटेंट चीज़ है, नहीं, ये एक बिल्कुल मैनिफेस्ट चीज़ है. और इसने लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस का भी जिक्र किया था जो हम लेटर स्लाइड्स में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही टॉक्ड अबाउट फंक्शंस which are the observed consequences which make adaptation or adjustment of the given system. Afterwards, moving towards next slide, we have to see that he also talked about dice functions. Dice function क्या होता है? Of course ये function का एक sort of opposite चीज़ होती है. वो है कि जब आपका system सही तरीके से smoothly काम ना कर रहा हो, this is what you call dice function. फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप उसकी नीड्स को मीट नहीं कर रहे तो ऑफ कोर्स वो फंक्शन डाइस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. एज यू कैन सी द डेफिनेशन, डाइस फंक्शन इज द डिसऑर्डर इन द फंक्शनिंग ऑफ द गिवन सिस्टम. ये जस्ट एक डिसऑर्डर होता है, लेकिन डाइस फंक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ये सही नहीं हो सकता. जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कोई जिसे कहते हैं ना स्टैंडर्ड तो कायम करना बहुत दूर की बात है, बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट भी जाकर वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा. लेकिन दैट डजंट मीन कि कभी कर ही नहीं सकता. अगर आज हम सब, आप सब एफिशिएंट हो जाएं तो हम लोग बहुत ही अच्छे से मिलके इस एजुकेशन सिस्टम को मोर ग्रूम्ड कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि आपका डाइस फंक्शन कन्वर्ट होने लग जाएगा एडजस्टमेंट में और एडेप्टेशन में, जो आप पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, और आपका डाइस फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शंस में. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, एक तो हमने ज़्यादा पढ़ लिया फंक्शंस, एक डाइस फंक्शंस, और अब हम पढ़ें नॉन फंक्शनल. नॉन फंक्शनल आर द कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर इररिलेवेंट टू द फंक्शंस. नॉन फंक्शनल एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपका कोई भी सिस्टम जो है वो फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा होगा, उसको आप कहेंगे कि आपका सिस्टम नॉन फंक्शनल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिल्कुल ही खुदा ना खास्ता इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ को देने के लिए उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होंगे, या लॉकडाउन होता है तो आपके पास फीसें भरने के लिए पैसे नहीं होंगे. तो इस तरीके से एक आपका डाइस फंक्शन भी नॉन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. दूसरा इसका एक और एस्पेक्ट ये लिया जाता है कि कुछ एक्टिविटीज़ को, बट दिस इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, कि
कुछ एक्टिविटीज़ को लिया जाता है कि दीज आर नॉन फंक्शनल टूवर्ड्स एनी सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आप अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखें जो कि बहुत ही इम्पेरेटिव पार्ट बन चुकी हैं एजुकेशन सिस्टम का, बट दीज आर नॉन फंक्शनल टूवर्ड्स द एग्जिस्टिंग सिस्टम, मीन्स कि वो उनका कोई लेना देना नहीं है इस सिस्टम के साथ। Afterwards, moving towards next slide, we have to see that what is the definition of net balance. When the functions overweight the dice functions, and this word is or the dice functions overweight the functions, then it is called net balance. एक balance कायम होना of course ज़रूरी होता है। कभी कभी फंक्शंस ओवरवेट कर जाते हैं डाइस फंक्शन से, कभी कभी डाइस फंक्शन ओवरवेट कर जाते हैं फंक्शन से, लेकिन उनका ओवरवेट करना एक स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए, एक स्पेसिफिक वे में होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन में होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आजकल जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग उनका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा या आप लोग उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो डाइस functions are overweighting the functions। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक जारी रहता है तो फिर जाहिर सी बात है कि एक नेट बैलेंस सस्टेन रहेगा। दूसरा ये कि ये जो HEC ने ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, उसका मतलब ही यही था कि आपका कुछ ना कुछ सिस्टम और फंक्शंस चलते रहें। डाइस फंक्शन ओवरवेट हो जाएंगे फंक्शन से, लेकिन आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं करेगा और नॉन फंक्शनल नहीं होगा। पूरा सिस्टम कोलैप्स और नॉन फंक्शनल कब होगा? जब बिल्कुल ही 6, 8, 10 महीने गुजर जाएं और आप लोग कोई भी काम ना कर पा रहे हो एजुकेशन का, और आपको 1, 2, 3 सेमेस्टर्स में अगर प्रमोट कर दिया जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने 2-3 सेमेस्टर्स में कुछ नहीं पढ़ा होगा। और यही जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को जब प्रमोट किया जाएगा तो वो तो बहुत ही सेंसिटिव किस्म के डिसिप्लिन्स हैं जो आगे जाके बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी ने बिल्डिंग बनानी, किसी ने किसी इंसान का इलाज करना है, तो वो तो बहुत ही एक इशू क्रिएट हो सकता है। दैट्स वाई ऑनलाइन सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि दिस इज 100% एक्यूरेट। इससे आपके डाइस फंक्शंस ओवरवेट करेंगे फंक्शन से, लेकिन कुछ ना कुछ सस्टेनेबिलिटी और नेट बैलेंस को आप कायम रखने की कोशिश कर सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, द मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शंस होते हैं जो कि आपके एविडेंट फंक्शंस होते हैं, जो जाहिर फंक्शन होते हैं, और लेटेंट फंक्शंस कौन से होते हैं? जो आपके हिडन फंक्शंस होते हैं। बहुत सारे आपके हिडन फंक्शंस हैं कि आपको यूनिवर्सिटीज नॉर्म्स, वैल्यूज और ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करती है, चाहे जितनी भी कामयाब है या नहीं, लेकिन उसका ये भी काम है एजुकेशन का कि वो आपको ये सब सिखाए। ये उसके लेटेंट फंक्शंस हो गए। मैनिफेस्टेशन में आपकी डिग्री आ जाती है जो भी आपने डिसिप्लिन में ली होती है, और आप जाके अपनी डिग्री, मेडल्स और जो भी चीज़ें आपकी हैं रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, ये सब लेते हैं। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव टू सी दैट what is the major theory of Robert King Merton? He talked about structural strain theory. He was a structure functionalist, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और उसने स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर, स्ट्रेन मीन्स कि वो कौन सा स्ट्रेस और स्ट्रेन एग्जर्ट करता है ह्यूमंस पे, कि वो इलेजिटिमेट मीन्स की तरफ जाए रादर देन द लेजिटिमेट मीन्स। तो इसको पढ़ते हैं हम। रॉबर्ट किंग मर्टन वॉज अ स्ट्रक्चर functionalist and he gave this theory in 1938. In this theory he talked about normlessness. Anomy is the state in which the people feel normlessness. अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि एनोमी की बात तो किसी और ने भी की थी जी। एनोमी की बात एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट ने की थी, एंड दैट वाज एमाइल डरखाइम। और उसने भी यही कहा था कि ये स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस होती है जहाँ पे नॉर्म्स या तो बहुत ही ओवरवेट हो जाती हैं या अंडरवेट हो जाती हैं। दैट्स वाई दिस इज द स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो एनोमिक सुसाइड की भी जब
उसने बात की थी कि आपकी रिस्ट्रिक्शंस या तो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं, आपके इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और आपकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ एक सस्टेनेबिलिटी में नहीं रहती। He gave the structure strain theory in which certain people feel strain towards structural setup. ऑल्दो आजकल तो हम सब आजकल मीन्स के इस पूरे इराज में बहुत ही ईयर से हम सब लोग अपने स्ट्रक्चर से स्ट्रेन फील करते हैं, मगर क्या ये इंडिविजुअल स्ट्रेन होता है या ये वाकई स्ट्रक्चरल स्ट्रेन होता है, ये भी हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एवरीवन वांट्स टू गेन वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। When we do not get these things, then we feel strain. जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि वो वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज हासिल करे। जब नहीं कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग स्ट्रेन फील करते हैं। और इसने क्या इसकी हिस्ट्री बताई थी, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। Robert King Merton gave this theory in 1938. That was the time of bipolarity in the world when Russia and America were two major superpowers, and it was expected that America and Russia will become unipolar in future. अगर आप याद करें 1938 में तो बाइपोलैरिटी थी, दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रशिया थी और एक अमेरिका थी। और कहा यह जाता है हिस्ट्री, ये अगर आप देखें कि ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने अमेरिका के साथ मिलके रशिया को सॉर्ट ऑफ हराया था और उसके बहुत ही स्टेट्स में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सो ये कहा जाता था कि फ्यूचर में शायद ये यूनिपार बन जाएं दोनों मिलके, या फिर रशिया बन जाए या फिर अमेरिका बन जाए। लेकिन राइट चांसेस किसके थे? अमेरिका के थे, बिकॉज दैट वाज द वेरी diplomatic state and still it is very diplomatic. But there were people who realized that despite being the part of superpower state, ये कौन से लोग थे? अमेरिकन्स थे, जिन्होंने रियलाइज किया कि डिस्पाइट वी आर द पार्ट ऑफ सुपर पावर, या सॉरी कहना चाहिए अपकमिंग सुपर पावर, बीइंग द पार्ट ऑफ अपकमिंग सुपर पावर या सुपर पावर स्टेट कह लें या फिर आप सुपर पावर कह लें, दे डू नॉट गेट इक्वल एंड स्मूथ इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज। दस रॉबर्ट किंग मर्टन टुक स्टेप फॉरवर्ड टू एड्रेस दिस इशू कि हम एक ऐसी स्टेट में हैं जो कि अभी भी सुपर पावर है और शायद फ्यूचर में तो यूनी सुपर पावर बन जाए, और अभी भी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा। तो व्हाट इज ऑल दिस अबाउट? तो रॉबर्ट किंग मर्टन गेव दिस थ्योरी टू एड्रेस द मीन्स एंड गोल्स। गोल्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू हिम? दीज आर द टारगेट्स दैट आर सेट बाय द पीपल। ये हमारे टारगेट्स होते हैं जो हमने अचीव करने होते हैं, और जो मीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये वेज होते हैं जो हम अपने गोल तक पहुंचना चाहें। तो इसने ये कहा था कि जो आपका पूरा स्ट्रेन है जो आपको स्ट्रक्चर से होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि यू आर फोकस्ड, या पूरा स्ट्रक्चर इज फोकस्ड ऑन गोल्स एंड मीन्स। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो जो एम था थ्योरी का वो क्या था? द मेजर aim of the theory was to identify that why some social structures exert pressures upon the people to engage in illegitimate rather than legitimate means। और ये कौन से social structures हैं जो exert करते हैं pressure upon the people कि वो engage करें illegitimate में rather than the legitimate means। उसके बाद types of strain जो मैंने भी आपको पहले कहा कि हम पढ़ेंगे कि क्या ये वाकई structural strain है या individual strain है। structural strain क्या होता है? when this structure do not provide, when any structure, you can say any structure do not provide an opportunity to all the people equally and the people feel stress। स्ट्रक्चर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, रिश्वत है और आपने सिफारिशें करवानी है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर का स्ट्रेन। ठीक है, द मेजर रीजन फॉर दिस नेम इज दैट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी एक्सर्ट प्रेशर अपॉन द पीपल टू इंगेज इन नॉन कन्फर्मिस्ट रादर देन कन्फर्मिस्ट एक्टिविटीज। अब क्या होगा कि जब आपके पास टैलेंट भी है, डिग्रीज भी हैं, मेडल्स भी हैं और आप बहुत अच्छे
अच्छे ज़हीन भी हो, शार्प भी हो, तो उससे क्या होगा कि स्ट्रक्चर जब आपको आगे नहीं आने देता, इट मीन्स कि वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन है। इंडिविजुअल स्ट्रेन किसको बोलेंगे? व्हेन द पीपल themselves are not ready to put effort to achieve a certain goal and then feel strain, this is called individual strain। यानी आप खुद कोई एफर्ट नहीं पुट करना चाहते, कोई आपके ग्रेड्स नहीं है, कोई आपको दिलचस्पी नहीं है कि आप 9 to 5 या कोई भी आप जॉब करो या बिजनेस करो और उसके बाद आप कहो कि जिस स्ट्रक्चर ने मेरे साथ तबाही मचा दी है, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये स्ट्रक्चर स्ट्रेन नहीं है, ये इंडिविजुअल स्ट्रेन है, क्योंकि हर इंडिविजुअल को एफर्ट पुट करनी पड़ेगी ताकि वो आगे जा सके। देन द assumptions ऑफ द थ्योरी, मेजर जो assumptions इन थ्योरी की वो क्या है? द पीपल आर engaged in the deviant acts, the structure of society is responsible for these deviant acts, कि people engage किए जाते हैं various types of deviant acts में और structure responsible है। इस थ्योरी के मुताबिक वैसे मैंने आपको खुद से बताया कि स्ट्रक्चरल भी स्ट्रेन होता है, इंडिविजुअल भी, लेकिन इस थ्योरी में इंडिविजुअल स्ट्रेन का कोई जिक्र नहीं है। ये थ्योरी टोटल रिवॉल्व करती है अबाउट द स्ट्रक्चरल strain. So people are engaged in the deviant acts. The structure of society is responsible for these deviant acts. The structures of society are not giving equal opportunities to all the people. ना तो structures equal opportunities देते हैं जिसकी वजह से लोग irresponsible हो जाते हैं, engage हो जाते हैं deviant acts में, और ये जो unequal opportunity structure है, this will exert strain among the people. There are some socio-cultural and economic barriers that restricts the individuals to achieve their targeted goals. These are the assumptions of the theory जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर रिलेटेड थीरीज कौन सी थी जो कुछ कुछ स्ट्रेन थीरी से मिल रही थी, या कोई ना कोई नॉर्मलेसनेस की बात की हुई थी, या कोई ना कोई डेविएंसी टाइप की बात की हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ कोर्स एमाइल डिफाइन ने 1897 में ये थीरी दी थी, रेलिवेंट थीरी जो कि एनोमी की थीरी थी। सेड दैट एनोमी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सडन डिस्टर्बेंस, क्राइसिस और रैपिड चेंज। आफ्टरवर्ड्स रॉबर्ट किंग मर्टन जो था वो हम पढ़े 1938 में, उसने स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी दी थी और उसने भी कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी को यूज़ किया था विच इज़ नॉर्मलेसनेस। ही सेड दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड मीन्स। इसने ये जो सारा कॉन्सेप्ट दिया था वो रिवॉल्व करता था अराउंड गोल्स एंड मीन्स, जबकि माइल्ड डिफाइन कहता था कि डिस्टर्बेंसेस होती हैं, सोशल डिस्टर्बेंस, सोशल क्राइसिस और रैपिड चेंज, जबकि ये कहता था कि दिस ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द गोल्स एंड मीन्स। He also explained that how the society put pressure upon individuals to engage in non-conformist rather than conformist activities. Afterwards जो थर्ड वन था वो कोहन था, जिसने 1955 में ये थ्योरी दी थी, और कोहन टॉक्ड अबाउट द पर्पसलेस क्राइम, कि कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो कि पर्पसलेस होते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता। व्हेन ही सेड दैट द स्ट्रक्चर्स एक्सर्ट प्रेशर अपॉन इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन पर्पसलेस क्राइम, ज़्यादातर ये एलीट क्लास ऐसे क्राइम करती है। फिर एग्न्यू ने एक थ्योरी दी थी 1992 में, और उसने क्या कहा था, स्ट्रेन इज नेवर पर्सनल और स्ट्रक्चर, जबकि स्ट्रेन उसने कहा था कि ये इमोशन की वजह से होता है, बात उसने भी स्ट्रेन की थी। फिर मेस्नर एंड रोजनफेल्ड ने 1994 में एक थ्योरी दी थी जिसको अमेरिकन ड्रीम थ्योरी कहते हैं। ये भी टोटली अमेरिकन पे बेस करती है, क्योंकि एक ड्रीम था कि इफ़ वी आर द पार्ट ऑफ सुपर पावर, तो हमारा तो हक है कि हम हर चीज़ को अचीव कर सकें। दिस बिकम्स डोमिनेंट इन आवर society. The theorist also said that legitimate means are not available to everyone, जो होने चाहिए, लेकिन according to Americans के वो समझते हैं कि हर illegitimate चीज़ भी उनके लिए legitimate, and this is of course my point of view, but this point of view is also proved by many of the hypothetical statements in the past. उसके बाद जो next slide है उसमें हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि structures do not provide equal opportunities to all people, क्योंकि हम पहले assumptions में पढ़ चुके हैं, that is the repeated thing। फिर structures do not provide legitimate means to all the people, ना तो structures equal opportunities provide कर रहे हैं, ना तो structures legitimate means provide कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, as a result people are engaged in the non-legitimate rather than the legitimate means। फिर ये के दो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे इन स्ट्रक्चर स्ट्रेन थ्योरी, एक तो थे कल्चरल गोल्स और दूसरा क्या था, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स।
कल्चरल गोल्स क्या होते हैं? ये थे वेल डिफाइंड, एस्टेब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड टारगेट्स सेट बाय द पर्सन टू गेट अ सर्टेन गोल। और जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स हैं, दीज आर द वेज टू अचीव, जो हम पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे कि उसने बात की थी कि कन्फर्मिस्ट, तो हमें पता है कि कौन होते हैं, ऑल्दो ही टॉक्ड अबाउट डेविएंट, लेकिन पढ़ लेते हैं कि कन्फर्मिस्ट कौन से होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके गोल्स भी पॉजिटिव होते हैं, मीन्स भी पॉजिटिव होते हैं। इनोवेटर्स वो होते हैं जिनके गोल्स पॉजिटिव होते हैं लेकिन मीन्स नेगेटिव होते हैं। रिचुअलिस्ट वो होते हैं जिनके गोल्स भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, गोल्स नेगेटिव होते हैं, मीन्स पॉजिटिव होते हैं। रिटरिस्ट वो होते हैं जिनके गोल्स भी नेगेटिव होते हैं, मीन्स भी नेगेटिव होते हैं। और रिबिलियंस वो होते हैं जिनके गोल्स भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आइदर दे मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी थ्रू इट्स मीन्स, या फिर वो नेगेटिविटी में भी चले जाते हैं थ्रू इट्स मीन्स। तो ये क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं विद एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं जी कन्फर्मिस्ट कौन होते हैं। व्हेन द पीपल हैव पॉजिटिव मीन्स एंड गोल्स, अभी हम पढ़ चुके हैं, देन दे आर कॉल्ड कन्फर्मिस्ट। जैसे एक स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्क करता है, उसका पहले से ही गोल था कि मुझे टॉप करना है, वो फुल टाइम हार्ड वर्क करता है और टॉप भी कर जाता है, इसका मतलब है कि वो कन्फर्मिस्ट है। गोल्स भी पॉजिटिव थे, मीन्स भी पॉजिटिव थे। फिर डेविएंट की टाइप्स आ जाती हैं जो असल में उसने बात की है। डेविएंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं इनोवेटर्स। ये कौन से पर्सन होते हैं जिनके मीन्स नेगेटिव होते हैं लेकिन गोल्स पॉजिटिव होते हैं। जैसे ये आप पढ़ भी सकते हैं, व्हेन अ पर्सन गोल्स आर पॉजिटिव बट मीन्स आर नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, दौलत कमाना हर एक का हक है, लेकिन अब प्रोस्टिट्यूशन के जरिए तो यानी आपने गलत मीन्स अडॉप्ट किए। फिर ये कि दौलत कमाना तो हर एक का हक है, अगर आप करप्शन करते हो तो इसका मतलब है आपने गलत मीन्स अडॉप्ट किए। अब फर्स्ट आना तो हर एक का हक बनता है, वो ऐसा ड्रीम कर सकता है, ऐसा गोल सेट कर सकता है, लेकिन अगर वो चीटिंग करेगा, अगर वो गलत मीन्स यूज करेगा, इसका मतलब है कि उसके मीन्स रॉन्ग है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? इनोवेटर्स में आ जाएंगे। आफ्टरवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, हम देखते हैं कि रिचुअलिस्ट कौन होते हैं। अभी मैंने कहा था जिसके गोल्स नेगेटिव और मीन्स पॉजिटिव होते हैं। अकॉर्डिंग टू मर्टन, इनके ऐसे गोल्स नेगेटिव नहीं होते, लेकिन जो लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट किंग मर्टन। तो वो कहता था एक ऐसा बंदा जिसने सारी जिंदगी मेहनत तो की हो लेकिन वो अपना एक घर ना बना सके या अपना बेसिक गोल भी अचीव ना कर सके, इवन अगर उसने फेम पानी है वो भी ना हो सके, पॉजिटिविटी पानी है, अगर उसने नेक नामी पानी है वो भी ना पूरी अचीव कर सके, तो उसके मुताबिक वो इंतहाई फ्लॉप इंसान है, उसने अपने गोल्स को भी अचीव नहीं किया। उसके मुकाबले में जो उसका दोस्त है वो गाड़ियों में भी जा रहा है, नेक नामी भी पा रहा है, वो पॉजिटिविटी से कर रहा है या नेगेटिविटी से, लेकिन जो नहीं गोल अचीव कर पाया उसका मतलब है कि गोल्स आर नेगेटिव। उसके बाद अगला जो इसका एस्पेक्ट आता है या सॉरी टाइप आती है वो क्या है डेविएंसी की? डेविएंट रिटरिस्ट। रिटरिस्ट वो होते हैं जिनके गोल्स भी नेगेटिव, मीन्स भी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट आया ही इस मकसद के लिए कि उसने पॉलिटिक्स करनी है और उसने जमातों में शामिल होना है, तो इसका मतलब ये है पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उसमें शामिल होना है, तो इसका ये मतलब है कि दिस इज अ वेरी रॉन्ग गोल। जबकि मीन्स कौन से अडॉप्ट करता है? सिफारिशें और इस किस्म की रिश्वत और ये चीज़ें, उसका मेरिट पे नाम भी नहीं आता, तो वो क्या होगा? मीन्स भी नेगेटिव, गोल भी। अब एक गैम्बलर है, जुआ खाने में वो जाता है, उसका तो गोल ही नेगेटिव है कि मुझे शॉर्टकट से पैसे कमाने हैं, और जाता है वो जाके जुए में हार जाता है, इसका मतलब वो भी एक रिटरिस्ट है। और एक स्टूडेंट है जिसका मकसद ही गलत है और फिर वो चिटिंग्स कर करके आगे प्रमोट हो रहा है, तो उसका क्या हुआ कि वो भी रिटरिस्ट की एग्जांपल में आता है। मूविंग टुवर्ड्स लास्ट स्लाइड एंड लास्ट टाइप ऑफ डेविएंसी, वो रिबिलियंस होते हैं जो कि कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, या तो वो पॉजिटिविटी में रेवोल्यूशन होगी जिसके लिए वो पॉजिटिव मीन्स अडॉप्ट करेंगे, या फिर वो नेगेटिविटी में होगी जिसके लिए वो नेगेटिव मीन्स अडॉप्ट करेंगे। लेकिन दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप अपने उसमें देखें हिस्ट्री में, तो कायदे
एंथुसियाज्म को अगर आप देखें तो वो रिबिलियन, नेगेटिव रिबिलियन थे अकॉर्डिंग टू इंडियंस, कि वो उन्होंने गलत तरीके से रेबल किया था, जबकि हमारे नज़दीक उन्होंने पॉजिटिव तरीके से किया था। तो इन सोशियोलॉजी यू कैन से मोस्ट ऑफ द जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं दीज आर सब्जेक्टिव, बट सम आर नॉट subjective, they are based on the hypothetical statements। ये सब कुछ hypothetical statements की बेस पर है, लेकिन subjectivity is always there। इसी subjectivity की वजह से criticism भी आपका generate होता है। You can also criticize this or another aspect of the theory। So I hope so कि आपको ये theory समझ आ गई होगी, but if you have any question then you can please let me know। Thank you very much।